हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। वरुण जी टेक स्टैंड फॉर दीक्षा। आदित्य ने एक नजर दीक्षा को देखा और एक गीले कपड़े से दीक्षा के फेस को क्लीन करने लगा। उसने दीक्षा को अपने सीने से लगा लिया और उसके पीछे से ब्लाउज के हुक को निकाल दिया। फिर उसे आहिस्ते से खुद से अलग किया। उसकी बॉडी से साड़ी रिमूव की और एक एक करके सारे कपड़े निकाल दिया। बाथरूम के क्लॉथ सेक्शन में रखी एक व्हाइट टॉवेल से दीक्षा को अच्छी तरह लपेट देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर बिठा देता है। इस वक्त दीक्षा किसी खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। अब आगे वह अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को देख रही थी। वह इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। आदित्य को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। दीक्षा के बाल गीले थे, इसलिए आदित्य ने एक टॉवेल लेकर उसके बालों को पोंछने लगा। उसे ठीक से पोंछकर वह क्लोजेट रूम से दीक्षा के लिए कपड़े ले आया। जब वह दीक्षा को कपड़े पहनाने के लिए उसका टॉवेल रिमूव करने लगा तो दीक्षा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर आदित्य स्माइल करने लगा और उसे उसके कपड़े पहनाने लगा। कपड़े पहनाने के बाद वह उसके बगल में बैठ गया। दीक्षा ने अपनी आंखें खोली और आदित्य की तरफ देखते हुए झट से उसके सीने से लिपट गई। आदित्य ने उसकी कमर को कसकर थाम लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। दीक्षा उसके सीने से लगे हुए ही बोली, मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा प्लीज। आदित्य उसके सिर को चूमकर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम चाहोगी तब भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहे। जब आदित्य को महसूस हुआ कि दीक्षा के पेट में आवाजें हो रही है तो वह कुछ सोचकर उससे अलग हुआ। आदित्य का शक सही निकला। दीक्षा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह बोली, बहुत भूख लगी है। आदित्य ने उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरा और इंटरकॉम से डिनर का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद में उनके कमरे में डिनर की ट्रॉली हाजिर हो गई। दीक्षा ने नोटिस किया कि सारी की सारी डिशेज उसकी फेवरेट थी और बहुत टेस्टी भी लग रही थी। आदित्य ने ही शेफ्स को ऑर्डर देकर दीक्षा की फेवरेट डिशेज बनवाई थी। खाने को देखकर दीक्षा के आंखों की चमक बढ़ गई और इसके साथ उसका भूख भी। ये देखकर आदित्य स्माइल करने लगा। वह डिनर की ट्रॉली टेबल के पास ले जाकर दीक्षा को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा देता है। वह खुद के लिए और दीक्षा के लिए डिनर सर्व करता है। दीक्षा तो खाना देखकर बस खाने पर टूटी पड़ने वाली थी, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीक्षा मुंह फुलाते हुए आदित्य को देखने लगी। आदित्य थोड़ी देर तक तो दीक्षा के फुले हुए गालों को देखता है। गुस्सा करते हुए वह क्यूट डेविल लग रही थी। आदित्य स्माइल करते हुए उसके गालों को पींच कर देता है, जिससे दीक्षा का गाल पिचक जाता है। आदित्य प्लेट से एक बाइट लेकर दीक्षा को खिलाता है, जिससे दीक्षा के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह आदित्य के हाथों से खाने लगती है। आदित्य को पहले से पता था कि दीक्षा एक प्लेट को कुछ ही मिनटों में खत्म करने की ताकत रखती है, इसलिए उसने बहुत क्वांटिटी में खाना बनवाया था। दीक्षा का पेट अब लगभग भर चुका था। अचानक दीक्षा को एक शैतानी सूझी। जब आदित्य उसे लास्ट बाइट खिला रहा था तब उसने जानबूझकर आदित्य की उंगलियों को काट लिया। दीक्षा की इस हरकत पर आदित्य उसे घूर कर देखने लगा। दीक्षा अपनी बत्तीसी दिखा देती है। आदित्य उसे घूरते हुए बोला, ये क्या हरकत थी। दीक्षा मासूम बनते हुए बोली, क्या थी, वो तो गलती से हो गया। आदित्य समझ रहा था कि ये दीक्षा की शैतानी थी, पर झूठ बोलते हुए वह इतनी मासूम लग रही थी कि आदित्य ने कुछ नहीं कहा और मन ही मन अपनी लिटिल क्यूट वाइफी की इस हरकत पर स्माइल करने लगा। आदित्य को अच्छा लग रहा था कि दीक्षा के माइंड से थोड़ी देर पहले का इंसिडेंट हट गया है। उसने दीक्षा के गुलाबी गालों को पींच किया और डिनर करने लगा। फिर अपने हाथ साफ करके दीक्षा को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। सो जाओ हम, ये कहकर वह जैसे ही बेड से उठने को हुआ दीक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आदित्य वहीं ठहर गया। दीक्षा उसकी तरफ देखकर बोली, प्लीज मत जाए ना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसे लेटाते हुए बोला, कहीं नहीं जा रहा, अब सो जाओ। ये कहते हुए वह उसके बगल में लेट गया। दीक्षा भी लेटी हुई आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने उसे अपने करीब खींच लिया और अपने सीने में समेट लिया। उसकी बाहों में दीक्षा अपने आप को बिल्कुल सेफ फील करती थी। एक सुकून मिलता था उसे। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह दीक्षा के सिर को सहलाते हुए कुछ सोच रहा था। तारिका और वरुण जी का कमरा। जब वरुण जी को आर्यन की हैवानियत के बारे में पता चला तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उनका खून खौलने लगा। साथ ही दीक्षा के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था।
इस वक्त तारिका और वरुण जी अपने रूम में बैठे हुए थे। तारिका जी वरुण जी की तरफ देखते हुए बोली, उधर आपका बेटा हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है और इधर आप हैं कि आराम से बैठे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी गुस्से से तारिका जी की तरफ देखते हुए बोले, तो तुम क्या चाहती हो उसके इस घिनौनी करतूत पर उसे मेडल पहनाऊं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वह जंग जीत कर आया है और जख्मी होकर हॉस्पिटल में एडमिट है। मत भूलो कि उसने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मैं अगर उस वक्त वहाँ मौजूद होता तो उसके उन हाथों को काट देता जिसने मेरी बहू को छूने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मत भूलो कि वो तुम्हारा अपना खून है। कोट। वरुण जी भी गुस्से से भर कर बोले, इसी बात का तो गम है कि मेरे अपने खून ने ही ऐसी घिनौनी हरकत की है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। तारिका जी एक व्यंग्यात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोली, ये बात तुम कह रहे हो वरुण जिसने दूसरी औरत के लिए अपनी ही बीवी को। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी बीच में ही बोल पड़े, उसी गलती के लिए तो मैं आज तक पछता रहा हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना खून एक दिन कुछ ऐसा कर जाएगा। तारिका, मैंने तुम्हें और आर्यन को पहले भी वार्न किया था कि तुम दोनों मिलकर कुछ ऐसा मत कर देना जिससे मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, पर लगता है तुम दोनों ने मुझे बहुत लाइटली ले लिया। तारिका जी वरुण जी की तरफ देखते हुए बोली, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अब बस ये सोचो कि हम अपने बेटे को कैसे बचाएंगे। आदित्य पर तो खून सवार है, ऐसा लगता है जैसे वह आर्यन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोले, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आर्यन को बचाने की कोशिश करूंगा? कभी नहीं। मैंने एक बाप होने के नाते उसे पहले ही वार्न किया था, उसे समझाया भी था कि वह दीक्षा पर अपनी नजरें डालना बंद करे, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। और उसकी गलती ऐसी भी तो नहीं है कि आदित्य उसे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दे। उसने उसकी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश की है, इसका मतलब भी समझती हो तुम? बेहतर होगा कि तुम भी आदित्य और आर्यन से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम भी उसके रास्ते में आई तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वरुण जी कमरे से बाहर निकल गए। तारिका जी तो उनकी बातें सुनती ही रह गई। अब उन्हें ही कुछ करना था आर्यन को बचाने के लिए। दीक्षा के सिर को सहलाते हुए जब आदित्य को फील हुआ कि दीक्षा सो चुकी है तो वह उसे अच्छे से सुलाकर बेड पर से उठ जाता है। अपना फोन लेकर वह बालकनी के पास चला जाता है और वंश को कॉल करता है। हेलो बॉस। उद्धरण चिन्ह। मुझे आर्यन की हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स चाहिए। हॉस्पिटल के चारों तरफ अपने गार्ड्स लगा दो। वह किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल से भागना नहीं चाहिए। अगर किसी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की तो इसकी रिपोर्ट तुम मुझे दोगे। यस बॉस। मैंने पहले ही अपने 2 बॉडीगार्ड्स उसके वार्ड के बाहर सीक्रेटली लगवा दिए हैं। अब तक उसे होश नहीं आया है। जैसे ही कुछ अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने हम कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तारिका जी भी जानती थी कि आर्यन जब तक हॉस्पिटल में है तब तक वह बिल्कुल सेफ है। अगर वह गलती से भी ठीक हो गया तो यह उसके लिए ही भारी पड़ सकता था। आदित्य बेड की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उनके रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। आदित्य को लग रहा था कि दादी माँ ही होंगी इस वक्त, इसलिए उसने डोर ओपन किया। पर जैसे ही उसने सामने वाले शख्स को देखा, उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गया। सामने वरुण जी थे जो दीक्षा को देखने के लिए आए थे। आदित्य अपने आप को कंट्रोल करते हुए सर्द आवाज में बोला, क्यों आए हैं आप? उद्धरण चिन्ह। वरुण जी, मैं बस दीक्षा को देखने आया था। वो कैसी? वरुण जी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और आदित्य बीच में ही बोल पड़ा, मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वरुण जी, क्या मैं उससे मिल? उद्धरण चिन्ह। आदित्य फिर से बीच में बोल पड़ा, मैंने कहा ना, वो बिल्कुल ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ये बोलते हुए वह उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। वह अपने आप को कंट्रोल करते हुए जब पीछे पलटता है तो दीक्षा उसके बगल में खड़ी होती है। वह सवालिया नजरों से आदित्य को देख रही होती है, जिससे आदित्य को पता चल जाता है कि दीक्षा ने उनकी बातें सुन ली हैं। फिर भी वह दीक्षा को देखते हुए बोला, तुम तो सो रही थी। कोट। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आपने उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? वो बस मेरा हाल चाल पूछने और मुझे देखने आए थे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य अपनी भावहीन आंखों से दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा, नो क्वेश्चंस, चलो सो जाओ। कोट। दीक्षा भी जिद करते हुए बोली, नहीं, मुझे जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको उन्हें अंदर आने देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह।
आदित्य ऊंची आवाज में बोला, दीक्षा आई से नो क्वेश्चंस। कोट। उसकी तेज आवाज सुनकर दीक्षा सहम गई और उसकी आंखें भी नम हो गईं। ये देखकर आदित्य उसके पास गया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, ओके सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, पर तुम भी अभी मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर आहिस्ते से लेटा देता है। दीक्षा मुंह फुलाकर आदित्य की तरफ से मुंह फेर लेती है और उसकी तरफ पीट करके सो जाती है। ये देखकर आदित्य स्माइल करता है। दीक्षा जब गुस्से से मुंह फुलाती थी तो वह और भी क्यूट लगती थी। आदित्य को उसका फुला हुआ चेहरा बेहद प्यारा लगता था। वह थोड़ी देर तो अपने हाथ फोल्ड करके अपनी क्यूट वाइफ की इन हरकतों को देखता रहा, फिर एक झटके में वह दीक्षा को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। दीक्षा पहले तो कसमसाती है, पर फिर भी आदित्य उसे नहीं छोड़ता बल्कि अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। दीक्षा भी उससे छूटने की कोशिश बंद कर देती है और उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर नींद के आगोश में चली जाती है। आदित्य की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी, वह कुछ सोचने में लगा हुआ था। दीक्षा के सिर को सहलाते हुए अचानक उसकी नजर उसकी चोट पर पड़ गई, जिससे उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह दीक्षा को आहिस्ते से खुद से अलग कर बेड से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स में से ऑइंटमेंट ले आता है और दीक्षा के हाथ पर और उसके गालों पर लगा देता है। आर्यन के थप्पड़ की वजह से उसके गाल अभी भी सूजे हुए थे। उसे ऑइंटमेंट लगाने के बाद वह दीक्षा के बाकी जगहों को भी देखने लगा कि कहीं और भी चोट तो नहीं लगी है। तभी उसकी नजर उसके एक कंधे की तरफ पड़ती है। आदित्य ने दीक्षा की एक तरफ की टॉप की स्लीव को बाजुओं से सरका दिया, जिससे कंधे पर उसे एक कट का निशान दिखा। जब आर्यन उसका पल्लू खींच रहा था, उसी वक्त सेफ्टी पिन खुलने से उसकी पीठ पर कट लग गया। ये सब सोचकर आदित्य की आंखें एक बार फिर लाल हो गई। उसने दीक्षा की पीठ वाली चोट पर अपने हाथ फेरे तो दीक्षा नींद में ही दर्द से कांप उठी। आदित्य ने उसके सिर को सहलाया और आहिस्ते से झुककर उस चोट को चूम लिया, फिर उस पर ऑइंटमेंट लगा दिया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। नित्य's बर्थडे पार्टी। उसने दीक्षा की पीठ वाली चोट पर अपने हाथ फेरे तो दीक्षा नींद में ही दर्द से कांप उठी। आदित्य ने उसके सिर को सहलाया और आहिस्ते से झुककर उस चोट को चूम लिया, फिर उस पर ऑइंटमेंट लगा दिया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अब आगे ईशा का कैबिन। विहान ईशा के कैबिन में सोफे पर बैठा हुआ था। ईशा किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थी, इसलिए विहान वहां अकेला बैठा हुआ था। विहान कॉफी की सिप ले रहा था और कुछ सोचने में लगा हुआ था। तभी ईशा कैबिन में एंटर करती है। विहान को इस तरह से गहरी सोच में डूबा देख उसे हैरानी होती है, क्योंकि विहान एक मस्त मौला टाइप का इंसान था। वह ज्यादातर सीरियस नहीं रहता था। हाँ, अगर उसे किसी पर गुस्सा आ जाए तो सामने वाले पर कहर बरसती थी। ईशा उसके बगल में बैठकर उसके माथे को छूते हुए बोली, आर यू ऑलराइट? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? ईशा का रिएक्शन जाहिर था, क्योंकि उसने विहान को अक्सर इस तरह गहरी सोच में डूबे नहीं देखा था। ईशा को अब तक आर्यन के घिनौने हरकत के बारे में नहीं पता चला था। विहान उसकी तरफ सीरियस एक्सप्रेशन बनाए हुए ही सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर ईशा शॉक्ड होकर बोली, क्या? विहान, आई कांट बिलीव दिस। आर्यन इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, वो भी दीक्षा के साथ। उद्धरण चिन्ह। विहान भी सीरियस एक्सप्रेशन लिए बोला, मेरे लिए भी यह बेहद सरप्राइजिंग था। वो कैसे भूल गया कि दीक्षा भी आदित्य मल्होत्रा की वाइफ है। ईशान से पता चला कि आदित्य बहुत गुस्से में था। उसने आर्यन की हालत खराब कर दी है। उसकी मार की वजह से वह बेहोश हो गया और अब हॉस्पिटल में एडमिट है। उद्धरण चिन्ह। ईशा विहान की तरफ देखते हुए बोली, आदित्य का ऐसा रिएक्शन जायज है। कोई अगर उसके सामान को भी एक खरोंच पहुंचा दे तो वह बर्दाश्त नहीं करता था, और यहाँ तो उसकी जान उसकी बीवी है। उद्धरण चिन्ह। विहान, आदित्य बस आर्यन के होश में आने का वेट कर रहा है। आई एम श्योर वह उसे ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। उसका गुस्सा अभी भी ताज़ा है। वो उसे उसके किए की बदतर से बदतर सजा देगा। उद्धरण चिन्ह। ईशा, यू आर राइट विहान, और ये जरूरी भी है ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने की सोचने से पहले भी वह 100 बार सोचे। कोट। आदित्य का कैबिन। आदित्य सोफे पर बैठा हुआ था। वंश उसके बगल में खड़ा था। वह उसे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। थोड़ी देर बाद वंश वहां से चला गया। आदित्य अपने कॉफी की सिप खत्म कर जैसे ही अपने डेस्क पर जाने वाला था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। आदित्य अपनी सर्द आवाज में कम इन बोला। आदित्य अभी बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा था।
अंदर एक लड़की एंटर होती है, मिस अहाना रायचंद, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर। उसके हाथ में एक फाइल होती है। उसने एक फॉर्मल शॉर्ट स्कर्ट्स जो कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही छोटी थी और व्हाइट फॉर्मल शर्ट पहना हुआ था। उसने जानबूझकर ऊपर की 2 बटनें खोले हुए थे ताकि वह अपना सेक्सी क्लीवेज आदित्य को दिखा पाए। अहाना आदित्य के हैंडसम चेहरे को देखकर बस उसे देखती ही रह गई। आदित्य उसकी तरफ देखे बिना ही अपनी सर्द आवाज में बोला, बोलो क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। अहाना आदित्य की तरफ झुककर बोली, सर इस फाइल में आपका साइन चाहिए था। ये कहते हुए वह जानबूझकर आदित्य की तरफ झुक रही थी। वह उसकी इन घटिया हरकतों को नोटिस कर रहा था, पर वह देखना चाहता था कि वह और किस हद तक नीचे गिरेगी। पर जल्द ही आदित्य का पेशेंस जवाब दे गया। वह अपनी तेज आवाज में बोला, आप सीधे खड़े रहकर भी अपनी बात मुझे समझा सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके इस तरह से चिल्लाने से अहाना एकदम से सकपका गई। वह चुपचाप सीधी खड़ी हो गई। आदित्य ने कब का उन फाइल्स पर सिग्नेचर कर दिया था, पर अहाना भी इस बार मन बनाकर आई थी कि आदित्य को सेड्यूस किए बगैर वह यहाँ से जाएगी नहीं। आखिर उसी के लिए तो उसने इतनी सेक्सी ड्रेसिंग की थी। उसने जानबूझकर अपना पैर फंसाया और आदित्य की गोद में गिरने की एक्टिंग करने लगी। पर इससे पहले ही आदित्य वहां से उठ गया और वह सोफे पर मुंह के बल गिर गई। इससे पहले कि वह उससे उसकी सिंपैथी गेन कर पाती, साक्षी कैबिन में एंटर हो गई। साक्षी की नजर अहाना पर पड़ी तो वह मन ही मन हंसने लगी। उसे देखकर अहाना का खून खौल गया, क्योंकि बहुत बार साक्षी के आ जाने की वजह से भी उसका बना बनाया प्लान बिगड़ जाता था। आदित्य अहाना की तरफ घूरते हुए बोला, अगर संभाली नहीं जाती तो हाई हील्स कैरी क्यों करती हैं? बेटर होगा कि आप अपने हील्स में कम और काम में ज्यादा ध्यान दें, वरना मेरे पास और भी डेडिकेटेड एम्प्लॉइज ऑलरेडी लाइन में हैं। अहाना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह ज्यादा रिएक्ट न करते हुए चुपचाप वहां से चली गई। वह हर बार हारती थी, पर उसने कभी गिव अप करना नहीं सीखा था। आदित्य को तो वह पागलों की तरह चाहती थी। शायद आदित्य से ज्यादा उसे उसके नाम की चाहत थी, और किसी भी हाल में वह उसे पाना चाहती थी। शाम का वक्त, आदित्य का रूम। दीक्षा बेड पर आराम से सो रही थी। आदित्य ने ही उसे आज कॉलेज जाने से मना किया था। वह चाहता था कि दीक्षा आज रेस्ट करे, पर दीक्षा फिर भी नहीं मान रही थी। उसका कहना था कि वह रूम में अकेली बोर हो जाएगी। आदित्य ने उसे प्रॉमिस किया कि वह आज जल्दी घर आ जाएगा। तब जाकर दीक्षा मानी और अभी वह रेस्ट कर रही थी। अपने वादे के मुताबिक आदित्य भी आज जल्दी घर आ गया। रूम में आकर उसने देखा कि दीक्षा आराम से सो रही है। उसका सोता हुआ चेहरा देख आदित्य को एक सुकून महसूस हुआ और वह चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चला गया। जब दीक्षा की आंखें खुली तो उसे सबसे पहले अपने मॉम, डैड और दादी का ख्याल आया। बहुत दिन हो गए थे उनसे बातें किए हुए, इसलिए उसने घर पर कॉल किया। फोन कीर्ति जी ने उठाया। दीक्षा थोड़ी देर तक उनसे बातें करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पता नहीं क्यों, पर उसे लगा कि कीर्ति जी उनसे कुछ छिपा रही हैं। दीक्षा मन ही मन बोली, मम्मी को क्या हो गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छिपा रही हैं? कहीं इसका कनेक्शन कृतिका दी के मुंबई आने से तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रख दिया। ये और कोई नहीं, आदित्य ही था। दीक्षा उसकी तरफ पलटी। आदित्य उसके फेस एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए बोला, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके दोनों कंधों को आहिस्ते से पकड़ते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है, बताओ मुझे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा छिपाने की कोशिश नहीं करते हुए आदित्य से बोली, वो मैं अभी मम्मा से बात कर रही थी। पता नहीं क्यों, पर उनकी बातों से मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है। आदित्य, मुझे लगता है कि कृतिका दी के मुंबई आने के पीछे जरूर कोई रीजन है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे तो पहले ही अंदाजा हो चुका था कि कृतिका के अचानक मुंबई आने के पीछे जरूर कोई रीजन है। वह दीक्षा के गालों को सहलाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ राठौर हाउस। दीक्षा के मॉम, डैड और दादी अपने चेहरे पर चिंता का भाव लेकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले संजय वर्मा और उनके बेटे को जब कृतिका के मुंबई शिफ्ट होने की बात पता चली तो उनका गुस्सा हाई हो गया। उन्हें दीपक जी से कुछ इसी तरह की उम्मीद थी।
वे जानते थे कि वो इतनी आसानी से तो अपनी बेटी का हाथ उनके बेटे के हाथ में नहीं देंगे। वे बिना टाइम वेस्ट किए राठौर हाउस पहुंच गए। दीपक जी की तरफ देखकर मिस्टर वर्मा बोले, दीपक भाई, आपको क्या लगा कि आप चुपचाप अपनी बेटी को मुंबई भेज देंगे और हमें कानों कान खबर भी नहीं होगी? कोट। दीपक जी गुस्से से लाल आंखों से मिस्टर वर्मा की तरफ देखते हुए बोला, आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी मुंबई में है? और मैं भी देखता हूँ कि क्या करते हैं आप। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर वर्मा डेविल स्माइल करते हुए बोले, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दीपक भाई साहब, आपने अपनी बेटी को मुंबई भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने यही सोचा होगा न कि वहाँ पर हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे। लगता है आप हमें ठीक से जानते नहीं है भाई साहब। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह डेविल स्माइल करने लगे। वे अपने साथ कुछ लोग भी लेकर आए थे जिन्होंने उनके घर के सामान को तहस नहस कर दिया। दीपक जी और बाकी दोनों देखते ही रह गए, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए वे पुलिस को भी नहीं बुला सकते थे। वे सभी सोचने लगे कि अब करें तो करें क्या। जाते जाते मिस्टर वर्मा और उसके बेटे ने राठौर फैमिली को धमकी दी कि अगर कृतिका उन्हें नहीं मिली तो वे पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे, और ये भी कहा कि कृतिका मुंबई के किसी भी कोने में क्यों न हो वो उसे ढूंढ निकालेंगे। इसलिए दीपक जी को कृतिका के लिए डर सताने लगा। दीपक जी ने कृतिका को कॉल करके सब कुछ बता दिया। वे कृतिका को टेंशन देना तो नहीं चाहते थे, पर उसे अलर्ट करना भी जरूरी था। कृतिका कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में कौन उसकी मदद कर सकता है। तभी उसे आदित्य का ख्याल आया, पर कृतिका ने सोचा कि क्या आदित्य से डायरेक्टली मदद मांगना ठीक रहेगा। कृतिका के मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी। हालांकि वह जानती थी कि आदित्य एक अच्छा इंसान है, पर दोनों की बॉन्डिंग ऐसी भी नहीं थी कि वह डायरेक्टली उसे मदद मांगे। बस इसलिए वह सोच में पड़ गई थी। आदित्य का रूम। रात के 11:15 बजे जब दीक्षा ने अपने आसपास हलचल महसूस हुआ तो उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि आदित्य आहिस्ते से बेड पर से उठकर डोर की तरफ जा रहा था। दीक्षा ने अपनी अलसाए आवाज में कहा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आदित्य को पहले ही पता था कि अगर वह जरा भी हलचल करेगा तो दीक्षा की नींद खुल जाएगी, इसलिए वह आहिस्ते से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी दीक्षा को उसके कमरे से बाहर जाने का एहसास हो गया। वह वापस आया और दीक्षा के बगल में बैठते हुए बोला, कल नित्या का बर्थडे है, इसलिए मैं अपनी प्रिंसेस को बर्थडे विश करने जा रहा था। ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं उसे विश करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा घूरकर आदित्य को देखने लगी। ये देखकर आदित्य वहीं रुक गया। दीक्षा अपनी कमर पर हाथ रख कर बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी प्रिंसेस सिर्फ आपकी ही प्रिंसेस है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य कंफ्यूज होकर दीक्षा को देखने लगता है। ये देखकर दीक्षा बोली, मैं भी चलूंगी। आदित्य ने उसे नहीं रोका और दोनों नित्या के कमरे की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में ही वे नित्या के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। दीक्षा फुसफुसाते हुए आदित्य से बोली, यहाँ तक तो आ गए, पर अंदर जाएंगे कैसे? उद्धरण चिन्ह। आदित्य स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? मेरी प्रिंसेस बहुत स्मार्ट है। उसे पता होता है कि उसके भाई उसे विश करने आने वाले हैं, इसलिए हर साल वह अपने बर्थडे वाले दिन दरवाजा खुला ही रखती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दीक्षा आहिस्ते से रूम का दरवाजा खोलती है। ये सचमुच खुला होता है। ये देखकर दीक्षा स्माइल करती है और अंदर आ जाती है। आदित्य भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। नित्या इस वक्त नींद के आगोश में होती है। सोते वक्त वह किसी क्यूट सफेद खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी मासूमियत देखकर एक बार आदित्य वहीं खड़ा होकर उसे निहारने लगा। दीक्षा उसके बगल में ही खड़ी थी। वह नित्या की तरफ देखते हुए बोली, सोते वक्त कितनी क्यूट और मासूम लगती है ना? आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में भरकर बोला, हम बिल्कुल तुम्हारी तरह। आदित्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर दीक्षा का चेहरा गुलाबी हो जाता है। आदित्य दीक्षा को लेकर उसके बेड पर आ जाता है और दोनों नित्या के सिरहाने के पास बैठ जाते हैं। तभी घड़ी के कांटे ने 12 बजाए। आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए उसके सिर पर किस करके नित्या से बोला, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। नित्या की आंखें खुली और जब उसने अपने सामने अपने भाई और भाभी को देखा तो वह बहुत खुश हो गई। हर साल आदित्य इसी तरह उसे बर्थडे विश करने आता था, पर इस बार उसकी भाभी भी थी। ये देखकर नित्या को बहुत अच्छा लगा। नित्या आदित्य के सीने से लगकर बोली, थैंक यू भाई, यू आर दी बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा भी नित्या के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस।
कोट। नित्या ने दीक्षा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोली, थैंक यू भाभी, आप बहुत ही स्वीट हो। उद्धरण चिन्ह। तभी नित्या के रूम में दो शैतान अपने हाथों में केक लेकर हाजिर हो गए। ये और कोई नहीं, ईशान और मोहित ही थे। वे दोनों चिल्लाते हुए बोले, हैप्पी 18th प्रिंसेस। उनकी सुरीली आवाज को सुनकर आदित्य उनकी तरफ घूरने लगता है। वही दीक्षा अपना कान बंद कर लेती है और नित्या उनकी तरफ घूरते हुए बोली, अरे आप दोनों को पूरे शहर को इकट्ठा करने का इरादा है क्या? थोड़ा तो रहम करो हमारे कानों पर। उद्धरण चिन्ह। नित्या की बातें सुनकर दोनों का मुंह लटक जाता है। मोहित नित्या की तरफ देखते हुए बोला, एक तो हमने देर रात जागकर तुम्हारे लिए इतना टेस्टी केक बनाया और तुम हमें अप्रिशिएट करने के बजाय उल्टा डांट रही हो। ये बोलते हुए वे दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह लटका लेते हैं। नित्या उनके पास जाकर अपने एक हाथ से उनके फूले हुए गालों को पींच करते हुए बोली, हो गया आप दोनों का। उद्धरण चिन्ह। दोनों को जोर से हक करते हुए वह बोली, थैंक यू सो मच मेरे दोनों बेवकूफ भाईस। आप दोनों नहीं होते तो लाइफ में इतनी स्माइल नहीं होती हमारे चेहरों में। फिर सभी मिलकर नित्या के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और वह केक कट करती है। जब वे नित्या को अपने हाथों का केक खिलाते हैं तो नित्या केक खाकर दोनों की तरफ देखने लगती है। वे दोनों आस भरी नजरों से नित्या को देखने लगते हैं, ये जानने के लिए कि केक कैसा बना है। वे दोनों आदित्य और दीक्षा को भी केक खिलाते हैं और उनकी शक्ल भी देखने लगते हैं। आदित्य उन्हें केक खिलाते हुए बोला, तुम दोनों खुद ही ट्राई क्यों नहीं कर लेते? दोनों अपने बनाए केक को टेस्ट करते हैं। एक्चुअली उन्होंने केक बहुत टेस्टी तो बनाया था, दिखने में भी अच्छा था, बस शक्कर उसमें ज्यादा डल गई थी। वे इसकी सफाई देते हुए बोले, वो तो इसलिए केक में ज्यादा शुगर डल गया क्योंकि हम प्रिंसेस से इतना प्यार जो करते हैं। ये बोलकर दोनों बत्तीसी दिखा देते हैं। आदित्य नित्या को सोने के लिए कहता है क्योंकि कल उसके बर्थडे पर मल्होत्रा हाउस में एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। नित्या कल बहुत बिजी रहने वाली थी क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करना था और अपने लिए इवनिंग गाउन भी सिलेक्ट करना था, इसलिए वह आराम से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। 73 दीक्षा इज इन डेंजर। आदित्य नित्या को सोने के लिए कहता है क्योंकि कल उसके बर्थडे पर मल्होत्रा हाउस में एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। नित्या कल बहुत बिजी रहने वाली थी क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करना था और अपने लिए इवनिंग गाउन भी सिलेक्ट करना था, इसलिए वह आराम से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अब आगे आदित्य दीक्षा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। वह दीक्षा को लेटा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है। वह सीलिंग की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। इस वक्त उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। थोड़ी देर बाद जब वह अपने थोट से बाहर आकर दीक्षा की तरफ देखता है तो वह अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को ही देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में मासूमियत बहुत ज्यादा झलक रही थी। खुद को इस तरह से देखता देख आदित्य स्माइल करता है। वह दीक्षा के गालों को सहलाते हुए उसे अपने करीब कर लेता है। वह उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, एक अजीब सा डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आगे से कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। ये कहते हुए वह दीक्षा के माथे को चूम लेता है। दीक्षा भी आदित्य के सीने में खुद को छिपाते हुए बोली, मुझे पता है जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं हो सकता। आदित्य दीक्षा के मुंह से ये सुनकर उसके सिर को चूम लेता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि दीक्षा उसके बारे में ये सोचती है, पर उसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। ये देखकर आदित्य बोला, कल घर पर नित्या की बर्थडे पार्टी है, अगर तुम ऐसे ही जागती रहोगी तो तुम्हारे डार्क सर्कल हो जाएंगे और तुम क्यूट भी नहीं लगोगी, इसलिए सो जाओ, हम कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उद्धरण चिन्ह। सरप्राइज का नाम सुनते ही दीक्षा का चेहरा खिल गया। वह चहकते हुए आदित्य की तरफ देखकर बोली, प्लीज मुझे बताएं ना क्या सरप्राइज है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य उसके गालों को सहलाते हुए बोला, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है, पर उसके लिए तुम्हें अभी सोना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य के ऐसा कहने पर दीक्षा का मुंह बन गया, पर वो जानती थी कि आदित्य अभी उसकी एक नहीं सुनने वाला, इसलिए वह चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी उसे बाहों में लेकर सो जाता है। रात के 2 बजे दीक्षा डर के मारे पसीना पसीना हो गई थी। उसे सपने में आर्यन दिख रहा था जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। डर के कारण उसने ब्लैंकेट भी जोर से खींच लिया, जिससे आदित्य की नींद खुल गई।
जब उसने अपने साइड में टटोल कर देखा तो दीक्षा करवट लेते हुए उससे दूर हो गई थी और डर के कारण ब्लैंकेट पर उसकी पकड़ कस गई थी। ये देखकर आदित्य ने उसे अपने करीब खींचा और अपनी बाहों में कसकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हारे गुनहगार को उसके किए की बदतर सजा दूंगा। वह यूं ही दीक्षा को बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह आदित्य जब जिम से वापस आया तब भी दीक्षा सो ही रही थी। वह बेड पर दीक्षा के पास बैठ गया और उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। वह उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लेता है और गालों में थपकियां देकर उसे उठाता है। दीक्षा भी ज्यादा नखरे न करते हुए जल्दी ही अपनी आंखें खोल देती है। वह फ्रेश होने के लिए चली जाती है और आदित्य दूसरे वाले वॉशरूम में चला जाता है। शाम के 4 बजे मल्होत्रा हाउस को डेकोरेट किया जा रहा था, क्योंकि आज मल्होत्रा फैमिली की लिटिल प्रिंसेस का बर्थडे जो था। हर साल की तरह इस साल भी नित्या के बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी होने वाली थी। ये तैयारियां बस इसी की हो रही थी। दीक्षा भी आज जल्दी घर आ गई थी। उसे पार्टी की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, पर उससे ज्यादा एक्साइटमेंट उसे आदित्य की सरप्राइज के लिए थी। वह आदित्य का वेट करने लगी, पर जब वेट करते करते 1 घंटे हो गए, 4 से 5 बज गए, पर फिर भी जब आदित्य नहीं आया तो अब दीक्षा का गुस्सा बढ़ने लगा। एक तो उसे पार्टी के लिए ड्रेस भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह और भी इरिटेट हो रही थी। उसने मूवीज में देखा था कि ऐसी पार्टी में रेडी होते वक्त पति अपनी पत्नी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करता है, पर यहाँ पर तो आदित्य का नामो निशान नहीं था। दीक्षा ने 8-10 ड्रेस बेड पर फेंक दिया था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम के 6 बजे जब आदित्य घर पहुंचकर अपने रूम में आया तो उसने कमरे की हालत देखी। जैसे ही आदित्य की नजर दीक्षा पर पड़ी और दीक्षा की आदित्य पर, तो वह मुंह फुलाकर अपनी नजरें फेर लेती है। आदित्य समझ जाता है कि उसकी लिटिल वाइफ उससे नाराज हो गई है। आदित्य उसके पास बैठ जाता है और उसके मुंह को अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? तुम मेरे सरप्राइज की जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है? दीक्षा आदित्य की तरफ घूरते हुए बोली, हाँ, मुझे नहीं जानना कि आपकी सरप्राइज क्या है। एक तो आप लेट आए हो, आपको पता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, और आपको तो पड़ी नहीं है कि अपनी वाइफ की हेल्प कर दे ड्रेस सिलेक्ट करने में, लेकिन नहीं, आपको तो बस ऑफिस संभालनी है। दीक्षा को पूरे हक के साथ ऐसे लड़ते देख आदित्य को बहुत अच्छा लगा। वह दीक्षा को अपने करीब करते हुए बोला, बस इतनी सी बात? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा सवालिया नजरों से आदित्य की तरफ घूर कर देखती है। वह दीक्षा के हाथों में एक बॉक्स थमा देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। जब दीक्षा उसे खोलती है तो उसमें एक खूबसूरत सी रेड कलर की ड्रेस होती है, जो दिखने में ही बहुत महंगी और ब्रांडेड लग रही थी। आदित्य दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, ये लेने गया था इसलिए लेट हो गया। कोट। दीक्षा चमकती आंखों से एक नजर ड्रेस की तरफ देखकर फिर आदित्य की तरफ देखती है और कहती है, पर आपको कैसे पता था कि मैं अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। आदित्य दीक्षा की तरफ देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे अपनी बेवकूफ बीवी पर पूरा भरोसा था कि वो अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर पाएगी, और मैं ये भी चाहता था कि आज तुम सबसे खूबसूरत लगो, इसलिए। उसकी बातें सुनकर दीक्षा स्माइल करती है और आदित्य को ड्रेस के लिए थैंक यू बोलती है। वह चेंज करने के लिए चली जाती है और आदित्य भी शोवर लेकर रेडी होने लगता है। आधे घंटे में वह रेडी हो जाता है। जब दीक्षा काफी देर बाद भी चेंजिंग रूम से बाहर नहीं निकलती तो आदित्य को उसकी फिक्र होने लगती है। वह चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास जाकर दीक्षा को आवाज देते हुए बोला, दीक्षा तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम पिछले आधे घंटे से अंदर हो। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा अंदर से जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर और। उद्धरण चिन्ह। आदित्य परेशान होकर बोला, पर इतनी देर से तुम अंदर कर क्या रही हो? आदित्य के इस सवाल पर दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने 5 मिनट और वेट किया, पर फिर भी दीक्षा बाहर नहीं आई तो वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर आकर वह देखता है कि दीक्षा अपने छोटे हाथों से ड्रेस की जिप को बंद करने की नाकाम कोशिशें कर रही है। ये देखकर आदित्य की भौहें तन गई। वह दीक्षा के करीब जाते हुए बोला, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि तुमसे ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही है? ये कहते हुए वह दीक्षा के ड्रेस की जिप लगा देता है। ये करते वक्त अचानक से उसके हाथ उसकी पीठ को छू जाते हैं, जिससे दीक्षा ब्लश करने लगती है। दीक्षा ब्लश करते हुए धीरे से बोली, वो मुझे शर्म आ रही थी इसलिए। आदित्य ध्यान से उसके गुलाबी चेहरे को देखता है और खुद से बोलता है, शर्मा तो ऐसे रही है जैसे मैंने इसे देखा ही नहीं है।
दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, कुछ कहा आपने? आदित्य नम सिर हिला देता है। आदित्य उसके ड्रेस की स्ट्रिंग बांधते हुए उसके नेक की तरफ झुक जाता है और उन्हें किस कर लेता है। दीक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है उसके किस के एहसास में। थोड़ी देर बाद जब दीक्षा पूरी तरह तैयार हो जाती है तो आदित्य उसे देखता ही रह जाता है। उसने जितना इमेजिन किया था दीक्षा उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दीक्षा आदित्य को अपनी तरफ देखते हुए बोली, मेरा सरप्राइज कहाँ है? कोट। आदित्य उसकी बातों का कोई जवाब न देते हुए उसका हाथ पकड़कर नीचे जाने लगता है। ये देखकर दीक्षा बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें सरप्राइज जाननी है न तो चलो। दीक्षा ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और आदित्य के साथ नीचे जाने लगी। पार्टी की सारी तैयारियां हो गई थी। ये एक थीम बेस्ड पार्टी थी। सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। इस पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स मल्होत्रा फैमिली की इवेंट प्लानर सारा ने करवाया था। वंश पार्टी में आ चुका था। आज तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी क्योंकि इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आने वाले थे जो आदित्य के बिजनेस पार्टनर्स थे। ऐसे में सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी आज वंश पर थी। आदित्य वंश को सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह ट्रीट न करके एक फैमिली मेंबर मानता था। वह मल्होत्रा हाउस में होने वाले हर इवेंट में उसे इनवाइट करता था। धीरे धीरे सारे लोग पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें आदित्य के कुछ बिजनेस पार्टनर्स और नित्या के फ्रेंड्स शामिल थे। ईशा और विहान भी पार्टी में आ चुके थे। ईशा की दादी माँ और शीतल जी की बेस्ट फ्रेंड नंदिनी जी भी पार्टी में आई थी। मोहित, ईशान, विहान, ईशा और नित्या ने दीक्षा को उसके इस ब्यूटीफुल लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दिए। नित्या भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने आज पर्पल कलर की एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह सच में किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। आदित्य ने ये ड्रेस खास नित्या के लिए ही डिजाइन करवाया था और उसकी प्रिंसेस को यह गिफ्ट बहुत पसंद भी आया। बढ़ते वक्त के साथ दीक्षा की एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार आदित्य के शर्ट की स्लीव्स खींचकर उसे अपने सरप्राइज की याद दिला रही थी। थोड़ी देर बाद मल्होत्रा हाउस में एक ब्लैक चमचमाती पोश कार एंटर होती है। उसमें से एक ब्यूटीफुल सी लड़की बाहर आती है जो व्हाइट गाउन में किसी एंजल की तरह लग रही थी। वह मल्होत्रा हाउस के एंट्रेंस में खड़ी हो जाती है। आदित्य दीक्षा की आंखों में कपड़ा बांधकर उसे बाहर ले जाता है। दीक्षा अभी भी यह जानने के लिए बेकरार थी कि आखिर आदित्य सरप्राइज क्या देने वाले हैं। इसी एक्साइटमेंट में वह चीटिंग करने की भी कोशिश करती है पर आदित्य की डांट सुनकर चुप हो जाती है और वह उसके कंधे पकड़कर बाहर ले जाता है। तभी वह दीक्षा की एक्साइटमेंट लेवल को और न बढ़ाते हुए उसके आंखों पर लगी ब्लाइंड फोल्ड को हटा देता है। दीक्षा जब सामने देखती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और सामने वाली लड़की को कसकर हक कर लेती है। ये लड़की और कोई नहीं कृतिका थी। आदित्य ने ही कृतिका को इनवाइट किया था और अपनी कार भेज दी थी। थोड़ी देर तक दोनों बहनें एक दूसरे को हक किए हुए होते हैं। आदित्य उनकी तरफ देखकर स्माइल करता है। दीक्षा कृतिका से अलग होती है। वह अपनी दी को देखकर एक बार फिर इमोशनल हो गई। कृतिका उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, प्रिंसेस मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम्हारी आंसुओं से भरा चेहरा देखूं। ये कहते हुए वह उसके आंसुओं को पोंछ लेती है और उसके गाल को सहलाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो। लगता है किसी ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये ड्रेस खरीदा है। उद्धरण चिन्ह। कृतिका की बातें सुनकर दीक्षा आदित्य की तरफ एक नजर देखती है और ब्लश करने लगती है। दीक्षा को इस तरह देखकर कृतिका को बहुत अच्छा लगता है। दीक्षा कृतिका की तरफ देखकर बोली, दी आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरी एंजल की तरह। दीक्षा आदित्य की तरफ दौड़कर जाती है और उसके गालों पर किस करके थैंक यू बोलती है। आदित्य दीक्षा के इस किस से शॉक रह जाता है क्योंकि उसे उसके किस की उम्मीद नहीं थी। पर आदित्य स्माइल करता है और अंदर जाने लगता है। कृतिका का ध्यान अपनी हील्स पर होता है क्योंकि वह ज्यादातर हाई हील्स नहीं पहनती थी, इसलिए उसे कैरी करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वह किसी से टकरा जाती है। वह इस टक्कर की वजह से गिरने ही वाली होती है कि तभी दो मजबूत बाहें उसके कमर को कसकर थाम लेते हैं। डर की वजह से कृतिका की आंखें बंद हो जाती हैं। वही सामने वाले की आंखें एकटक कृतिका की खूबसूरत आंखों में खो जाते हैं। ये और कोई नहीं वंश ही था जो कृतिका से टकरा गया था। थोड़ी देर बाद दोनों होश में आते हैं। कृतिका हड़बड़ाते हुए सॉरी बोलती है। वंश भी ज्यादा रिएक्ट न करते हुए इट्स ओके बोल देता है और वहां से चला जाता है। दूर खड़ी दीक्षा दोनों को इस तरह देखकर स्माइल करने लगती है। सब पार्टी में आ चुके थे।
अभी केक कटिंग सेरेमनी होने वाली थी, इसलिए सब सामने आ गए। नित्या के लिए सबने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। उसने केक कट किया और सबसे पहले दीक्षा को खिलाया, फिर बाकी सबको। हर साल वह आदित्य को सबसे पहले केक खिलाती थी, पर इस बार उसने दीक्षा को पहले खिलाया। सबके फेस पर स्माइल थी। अब गिफ्ट की बारी थी। आदित्य और दीक्षा नित्या के पास खड़े थे। आदित्य के गिफ्ट देने से पहले ही नित्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई आपने मुझे आज तक बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट दिए, पर आपकी दी हुई उन सभी गिफ्टों में मेरा फेवरेट गिफ्ट मेरी भाभी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कोट। नित्या की बातें सुनकर आदित्य स्माइल करते हुए दीक्षा की तरफ देखता है और नित्या का सिर सहलाता है। दूसरी तरफ वंश मल्होत्रा हाउस के दूसरे हिस्से में खड़ा होकर आदित्य को कॉल करने लगता है। उसकी हड़बड़ी से पता चल रहा था कि बात कितनी इम्पोर्टेंट है, पर हैरानी की बात ये थी कि वहाँ एक भी नेटवर्क नहीं था। मल्होत्रा हाउस में अचानक से नेटवर्क का चला जाना उसे इत्तेफाक नहीं लग रहा था। वो टाइम वेस्ट न करते हुए दौड़कर घर के अंदर की तरफ जाने लगा। आदित्य जैसे ही गिफ्ट देने के लिए नित्या की तरफ जाता है, तभी दीक्षा को ऐसा देख लेती है जिससे उसकी दिल की धड़कनें थम सी जाती है। वो एक सेकंड भी वेस्ट न करते हुए जोर से चिल्लाती है, आदित्य, और आदित्य के सामने आ जाती है। तभी एक बुलेट तेजी से आती है और दीक्षा को लग जाती है। दीक्षा आई लव यू। वो टाइम वेस्ट न करते हुए दौड़कर घर के अंदर की तरफ जाने लगा। आदित्य जैसे ही गिफ्ट देने के लिए नित्या की तरफ जाता है, तभी दीक्षा को ऐसा देख लेती है जिससे उसकी दिल की धड़कनें थम सी जाती है। वो एक सेकंड भी वेस्ट न करते हुए जोर से चिल्लाती है, आदित्य, और आदित्य के सामने आ जाती है। तभी एक बुलेट तेजी से आती है और दीक्षा को लग जाती है। अब आगे बुलेट दीक्षा के कंधे को लगकर निकल जाती है। वह जैसे ही गिरने को होती है, आदित्य उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। चारों तरफ एक शांति छा जाती है। पार्टी का माहौल पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। आदित्य दीक्षा को अपनी बाहों में थाम कर जोर से चिल्लाता है, दीक्षा। उद्धरण चिन्ह। ईशान, नित्या, मोहित, कृतिका की तो जैसे दुनिया ही थम सी जाती है। आदित्य टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत दीक्षा को अपनी बाहों में उठा लेता है और ईशान को डॉक्टर्स की टीम रेडी करने को बोलता है। वह कार में बैठकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। उनके पीछे से 2-3 कार और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। आदित्य वंश को वहां की सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोल चुका था, इसलिए वह वहीं पर था। 15 मिनट के अंदर आदित्य की कार हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आदित्य के लिए 15 मिनट का ये रास्ता मीलों का लग रहा था। एक एक पल वह दीक्षा को खुद से दूर होता हुआ देख रहा था। जब दीक्षा अपनी आंखें बंद करने को हुई तो आदित्य उसके गालों में थपकियां देते हुए उसे आंखें खोले रहने के लिए बोलता है। दीक्षा अपने खून से लथपथ हाथों से आदित्य के गाल को छूकर बोली, आप ठीक हैं? इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने की परमिशन नहीं देता। चुपचाप आंखें खुली रखो, समझी तुम? कोट। आदित्य की प्यार भरी धमकी सुन दीक्षा स्माइल करती है और कहती है, आदित्य अपना ख्याल रखिएगा। लगता है हमारा साथ यही तक था। ये कहते हुए दीक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। वह जोर से बोला, दीक्षा तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी तुम? उद्धरण चिन्ह। हॉस्पिटल पहुंचते ही दीक्षा को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और तुरंत टी की तरफ ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम पहले ही रेडी थी। आदित्य जब टी के अंदर की तरफ जाने लगा तो एक नर्स उसे रोकते हुए बोली, प्लीज सर, आप बाहर वेट कीजिए। उद्धरण चिन्ह। आदित्य एक नजर गुस्से से घूरकर उस नर्स को देखता है। एक डॉक्टर आदित्य को समझाते हुए बोली, प्लीज मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप अंदर आए तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य वहीं रुक गया और टी का दरवाजा बंद हो गया। तब तक ईशान, मोहित, नित्या, शीतल जी, कृतिका, ईशा और विहान भी वहां पहुंच चुके थे। आज पहली बार सबने आदित्य को किसी के लिए इतना परेशान और बेचैन देखा था। शीतल जी अपनी नम आंखों के साथ आदित्य के पास गईं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा सब ठीक हो जाएगा। पर दीक्षा को खोने का डर कहीं न कहीं शीतल जी के जहन में भी था। शीतल जी ने देखा कि आदित्य की आंखें नम हो गई है। उसकी आंखों में दीक्षा को खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ नित्या का रो रो कर बुरा हाल था। वह खुद को गिल्टी मान रही थी कि उसके बर्थडे के दिन उसकी भाभी के साथ ये हो गया।
ईशान उसे संभाल रहा था। वह नित्या की पीठ पर रब करते हुए बोला, चुप हो जाओ प्रिंसेस और खुद को ब्लेम करना बंद करो। आज ये गोली हमारे भाई को लगने वाली थी पर दीक्षा भाभी ने उसे अपने ऊपर ले लिया। सच में अगर भाभी को कुछ हो गया न तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एक बार तो हम अपनी माँ खो चुके हैं पर दूसरी बार भाभी को खोना नहीं चाहते। उद्धरण चिन्ह। ईशान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सबके दिलों में दीक्षा को खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। कृतिका वेटिंग चेयर के एक कोने में बैठी सिसक रही थी। आज पहली बार वह अपनी प्रिंसेस को इस हालत में देख रही थी। उसका रोना सुनकर शीतल जी उसके करीब आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, शांत हो जाए बेटा, हमारी दीक्षा को कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। कृतिका शीतल जी के गले लग गई और रोने लगी। शीतल जी उसे शांत कराने लगी। ईशा और विहान भी अपनी नम आंखों के साथ कृतिका के पास आए और उसे कंसोल करते हुए बोले, खुद को संभालो कृतिका, ये टाइम हम सबके लिए बहुत टफ है पर हमें भगवान से दीक्षा के लिए प्रे करते रहना होगा ताकि वो हमें हमारी दीक्षा लौटा दे। उद्धरण चिन्ह। सभी दीक्षा के सिर भगवान से प्रे करने लगे। आदित्य अभी भी बेचैन होकर ओटी के आसपास चक्कर काट रहा था। हर बढ़ते वक्त के साथ उसके दिल की धड़कनें थमने सी लग रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि जिसने भी ये किया है वो उसे खून के आंसू रुलाएगा। करीब 5 घंटे बाद 2:30 की लाइट्स ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने आदित्य को अपने कैबिन में बुलाया। शीतल जी और आदित्य कैबिन की तरफ चले गए। आदित्य बेचैन होते हुए बोला, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ? वो ठीक है। कोट। डॉक्टर आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, बुलेट लगने की वजह से पहले ही इनका काफी ब्लड लॉस हो चुका है। हमने अपना ट्रीटमेंट कर दिया है, अब सब भगवान के ऊपर है। डॉक्टर ने इतना कहा था कि आदित्य ने गुस्से से डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली और अपनी लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, अगर मेरी दीक्षा को कुछ हो गया न तो मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की धमकी सुनकर डॉक्टर के हाथ पांव कांपने लगे। शीतल जी बीच में आई और आदित्य को समझाते हुए वहां से ले गई। दीक्षा को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था पर अभी तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर ने उन्हें दीक्षा से मिलने की परमिशन दे दी थी पर एक बार में सिर्फ एक ही लोग जा सकते थे। दीक्षा को अभी भी मशीनों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। आदित्य अंदर गया। दीक्षा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बेड पर बेजान सी पड़ी थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आदित्य ने एक नजर दीक्षा को देखा। उसकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें आ गईं और दीक्षा की बॉडी पर गिर गईं। उसने आहिस्ते से दीक्षा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई नो कि तुम्हें हाइड एंड सीक खेलने का बहुत शौक है पर प्लीज अभी मैं खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द अपना ये गेम खत्म करो वरना तुम जानती हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आदित्य की आंखें गीली हो गई क्योंकि उसे पता था कि दीक्षा उसका जवाब नहीं देगी। वह दीक्षा को धमकाते हुए बोला, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। फिर ये मत बोलना कि आप बहुत खड़ूस हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा का बेजान शरीर वैसा का वैसा था। वह दीक्षा के हाथों को आहिस्ते से चूम कर बोला, वाइफी प्लीज वापस आ जाओ। आई प्रोमिस यू मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें ढेर सारे जंक फूड्स खाने से भी नहीं रोकूंगा बट प्लीज एक बार मेरे लिए अपनी आंखें खोल दो। वाइफी तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, प्लीज वापस आ जाओ। कोट। आदित्य दीक्षा के माथे की तरफ झुक गया और उसे चूमते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुद को खोने का डर दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? वाइफी क्या तुम फिर भी नहीं उठोई अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ? आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बाहों में छिपा कर रखना चाहता हूँ। प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मेरे इतने करीब आकर मुझे तुम यूं छोड़कर नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। तभी दीक्षा की सांसें तेज होने लगती है। ये देखकर वह डॉक्टर को बुलाता है। दीक्षा की हालत नाजुक होने लगी थी। ये देखकर डॉक्टर आदित्य को बाहर भेज देते हैं और दीक्षा की हालत को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं पर उसकी तबीयत लगातार सुधरने के बजाय गिरती ही जा रही थी। आदित्य अपनी नम आंखों के साथ वेटिंग चेयर पर बैठा हुआ था। तभी शीतल जी आई और उसके बगल में बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आप दीक्षा से प्यार करते हैं ना? उद्धरण चिन्ह।
आदित्य अपनी नम आंखों के साथ शीतल जी की तरफ देखकर बोला, खुद से भी ज्यादा। कोट। शीतल जी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उनका सपना आज पूरा हो गया था। वो आदित्य के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा प्यार में बहुत ताकत होती है। आज दीक्षा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आपकी जान बचाई है। बेटा अब बारी आपकी है। हम जानते हैं आप खुद से कभी भगवान के पास नहीं गए हैं, पर आज आपको दीक्षा की खातिर भगवान के पास जाना पड़ेगा और उनसे अपनी दीक्षा वापस मांगनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य आस भरी निगाहों से शीतल जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या वो मेरी दीक्षा को मुझे लौटा देंगे? कोट। शीतल जी आदित्य के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर आपके प्यार में सच्चाई है, अगर आप उन्हें दिल से मांगेंगे तो वे आपको आपकी दीक्षा जरूर वापस करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और टाइम वेस्ट न करते हुए हॉस्पिटल के बगल वाले मंदिर पर चला गया। आज पहली बार वह पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के दर पर आया था। उसने आंखें बंद करके दिल से भगवान से दीक्षा को मांगा, फिर वहां रखा सिंदूर का डिब्बा उठाकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। उसने अपनी नम आंखों से दीक्षा को एक नज़र देखा और आहिस्ते से वह सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। शीतल जी आदित्य के पास ही खड़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थी। तभी दीक्षा की दिल की धड़कनें नॉर्मल होने लगी। उसकी उंगलियों में भी हलचल शुरू हो गई। ये देखकर आदित्य ने आस भरी आंखों से शीतल जी की तरफ देखा। शीतल जी आदित्य के सिर को सहलाते हुए बोली, बेटा देखा हमने आपसे कहा था न कि प्यार में बहुत ताकत होती है। उद्धरण चिन्ह। तभी डॉक्टर आए और दीक्षा को चेक करने लगे। फिर आदित्य की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर मल्होत्रा, अब मिसेस मल्होत्रा खतरे से बाहर हैं। थोड़ी देर में ही इन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर सबने राहत की सांस ली। कब से उन सभी की जान अटकी हुई थी। थोड़ी देर बाद दीक्षा को होश आ गया, पर अभी भी वह काफी वीक थी। उसने आहिस्ते से अपनी आंखें खोली तो वहां पर सभी मौजूद थे, आदित्य को छोड़कर। ये देखकर दीक्षा मायूस हो गई। कृतिका दीक्षा के बगल में बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिंसेस तुमने तो हम सबको डरा दिया था। अब कैसा फील कर रही हो? दीक्षा अपनी धीमी आवाज में बोली, बहुत पेन हो रहा है दी। कृतिका उसके माथे को चूमते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा बच्चा, तुम बस रेस्ट करो। ओके। दीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। एक एक करके सब दीक्षा से मिलने लगे। आज दीक्षा को हॉस्पिटल में ही रहना था। कल उसकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करने वाले थे कि उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं। आदित्य को अपने आसपास न देखकर दीक्षा को बेचैनी हो रही थी, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रही थी कि बाकी सब हॉस्पिटल उसने देखने के लिए आए, एक आदित्य ही नहीं आया। पर उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी वजह से ही आज वह होश में आई थी। डॉक्टर ने किसी एक को ही दीक्षा के पास रुकने के लिए अलाउ किया। आदित्य आज दीक्षा के साथ वही रुकने वाला था, इसलिए बाकी सब घर के लिए निकल गए। आदित्य वहीं रह गया। कन्फेशन। आदित्य को अपने आसपास न देखकर दीक्षा को बेचैनी हो रही थी, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रही थी कि बाकी सब हॉस्पिटल उसने देखने के लिए आए, एक आदित्य ही नहीं आया। पर उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी वजह से ही आज वह होश में आई थी। डॉक्टर ने किसी एक को ही दीक्षा के पास रुकने के लिए अलाउ किया। आदित्य आज दीक्षा के साथ वही रुकने वाला था, इसलिए बाकी सब घर के लिए निकल गए। आदित्य वहीं रह गया। अब आगे, जब सभी वहां से चले गए तो आदित्य दीक्षा के सामने आया। वह अचानक आदित्य को देखकर बहुत खुश हो गई। ये देखकर आदित्य को भी बहुत अच्छा लगा, पर तभी दीक्षा को कुछ याद आया और वह मुंह फेरते हुए बोली, आप। कोट। आदित्य अब तक दीक्षा के करीब पहुंच चुका था। वह खुद को मुंह फेरता देख झट से उसे आहिस्ते से अपनी बाहों में केयरफुली भर लेता है और थोड़ी देर तक यूं ही खड़ा रहता है। आज उसे हॉस्पिटल तक लाने का तो रास्ता है, उसने कैसे तय किया वह आदित्य के अलावा कोई भी नहीं जानता। इस बीच न जाने आदित्य ने दीक्षा को कितनी बार खोया और पाया है। भगवान ने सबकी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए तो उसने आज दीक्षा को सही सलामत वापस लौटा दी थी। थोड़ी देर तक आदित्य और दीक्षा दोनों एक दूसरे की बाहों में ही लिपटे रहे। उसकी पकड़ के एहसास से दीक्षा महसूस कर रही थी कि आदित्य ने उस वक्त कैसा महसूस किया होगा जब उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। थोड़ी देर बाद आदित्य उससे अलग होता है। वह दीक्षा के माथे को चूम लेता है। तब दीक्षा की नज़र उसकी नम आंखों पर जाती है। उसे भी आदित्य को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लगता है। वह दीक्षा के हाथों को आहिस्ते से अपने हाथों में लेकर उन्हें चूमते हुए बोला, पता है मैं कितना डर गया था।
क्या जरूरत थी तुम्हें? आदित्य आगे भी कहने वाला था पर तभी उसे ध्यान आया कि डॉक्टर ने उसे दीक्षा पर किसी भी तरह का स्ट्रेस देने से मना किया है क्योंकि वह अभी भी काफी वीक थी, इसलिए वह रुक जाता है। आदित्य प्यार से दीक्षा के सिर को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो न, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कोट। दीक्षा एकटक आदित्य के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। वह अपने चोट लगे कंधे की तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने आदित्य से कहा था कि अभी कुछ दिनों तक दीक्षा को ये पेन होगा, पर उसका दर्द कम करने के लिए वो पहले ही उसे इंजेक्शन दे चुके थे। आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों में तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोट। तभी दीक्षा को उसका डिनर सर्व किया गया। हॉस्पिटल की बेस्वाद खिचड़ी को देखकर दीक्षा ने बच्चों की तरह अपना मुंह बना लिया। उसकी शक्ल देखकर आदित्य स्माइल करता है और उसके गालों को सहलाते हुए उसे आहिस्ते से पींच कर देता है। दीक्षा नाक सिकोड़ते हुए बोली, आदित्य मुझे ये गंदी खिचड़ी नहीं खानी, प्लीज़ मुझे घर का टेस्टी खाना खाना है, प्लीज़ वो ऑर्डर कर दीजिए न, ये खाने से पहले तो। ये कहकर दीक्षा अजीब अजीब चेहरे बनाने लगी। आदित्य मन ही मन बोला, अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आई है, पर अभी भी उसे टेस्टी खाने की पड़ी है। ये कहते हुए वह मन ही मन स्माइल भी करने लगा था। वह अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे समझाते हुए बोला, दीक्षा देखो, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो तो तुम्हें चुपचाप ये खिचड़ी खानी पड़ेगी, ओके? अभी घर के टेस्टी खाने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह दीक्षा को खिचड़ी की पहली बाइट उसकी तरफ बढ़ाता है। दीक्षा किसी जिद्दी बच्चे की तरह आदित्य के हाथों से वह खिचड़ी खाती है। इस वक्त मुंह फुलाए हुए वह काफी क्यूट लग रही थी। थोड़ी देर में ही वह एक बाइट करके दीक्षा को पूरी खिचड़ी खिला देता है। दिन के बाद दीक्षा आस भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, हम घर वापस कब जा रहे हैं? प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। अभी थोड़ी देर भी नहीं हुए थे दीक्षा को होश में आए हुए, पर अभी से ही उसकी शिकायतें शुरू हो गई थी। वह दीक्षा के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, वो तुम पर डिपेंड करता है कि हम कब घर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दीक्षा सवालिया नजरों से आदित्य की तरफ देखने लगती है। फिर खुद के ख्यालों में ही उलझ कर उसे फील होता है कि शायद आदित्य के कहने का मतलब ये है कि वो जैसा कहेगी आदित्य वैसा ही करेगा। बस इसी भ्रम में आकर वह खुशी से बोल पड़ी, तो चलिए हम अभी घर के लिए निकलते हैं। आदित्य उसके खुशियों के गुब्बारों को फोड़ते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब था कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर तुम्हें कितनी जल्दी डिस्चार्ज देता है। अगर तुम कल सुबह तक काफी हद तक रिकवर कर लेती हो तो डॉक्टर हमें कल के कल भी डिस्चार्ज दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा बहुत खुश हो गई। अब वह किसी भी तरह से कल तक काफी हद तक ठीक होना चाहती थी ताकि वह घर जा सके, क्योंकि उसे इस हॉस्पिटल बेड में नहीं रहना था। हालांकि वीआईपी वार्ड होने की वजह से उस रूम में सारी सुविधाएं थी, पर कहते हैं न कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है, बस इसलिए वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहती है। दीक्षा को सोचता हुआ देख आदित्य समझ जाता है कि उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। वह दीक्षा को उसकी दवाई दे देता है, जिससे थोड़ी ही देर में वह दवाइयों की असर की वजह से नींद के आगोश में चली जाती है। उसके सोने के बाद आदित्य उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर एक बार फिर उन्हें चूम लेता है और अभी थोड़ी देर पहले दीक्षा को किए अपने लव कन्फेशन को याद करने लगता है। वह मन ही मन कहता है कि अब वह दीक्षा को बता देगा कि वह उसके बारे में क्या सोचता है, वह उससे कितना प्यार करने लगा है, ताकि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें।